देखिए मुझे याद नहीं कल तक कितने क्वेश्चन हुए थे, मैं 81 मान लेता हूँ अब जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। What is the freezing point of 0.1 m glucose solution? देखो भाई, अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ कितना, वाटर का 1.86, मोलैरिटी कितनी है 0.1, कितना हो गया 0.186 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 82, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन which is 0.2 m, which has 0.2 m urea and 0.3 m sucrose solution, and which has 0.3 m sucrose। बताओ भाई। तो देखो, डेल्टा टी एफ अगर 1 से ज़्यादा है तो के एफ m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ही नहीं करती। किस पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ही नहीं करती। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 1.86 इंटू 0.2 प्लस 0.3, ये कितना हो गया 1.86 इंटू 0.5, तो ये हो गया 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो फिर टी एफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ भी खैर मुझे एक्वस सोल्यूशन बोलना चाहिए था, लेकिन कई बार बोलता नहीं है वो एग्जाम में। What is the freezing point of an aqueous solution which is 5% by urea and 10% by glucose। करिए इसको। अब देखो, जब भी ये परसेंटेज होता है तो एक्चुअली परसेंटेज बाई क्या होता है, वेट। जब भी ये परसेंटेज होता है तो ये क्या होता है, परसेंटेज बाई वेट। ठीक,
तो हम क्या मान लेंगे, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम क्या होगा यूरिया, 10 ग्राम क्या होगा ग्लूकोज, और 85 ग्राम क्या होगा वाटर। ठीक, ये होगा। ठीक है भाई। अब देखो तो भाई मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, यूरिया के 5/60, ग्लूकोज के 10/180। ठीक है, तो अब बताओ मोलैलिटी कितनी हो जाएगी भाई, यूरिया की 5/60 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, मोलैलिटी ग्लूकोज की 10/180, इसको 1/18 कर लेते हैं, अपॉन 85 इंटू 1000। ठीक है, ठीक। अब देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम आई, तो के एफ M1 प्लस M2, तो 1.86, M1 कितना है भाई 5/60, इसको 5/60 को 1/12 कर लेते हैं, तो 1/12/85 इंटू 1000 प्लस 1/18/85 इंटू 1000, तो 1.86 इंटू 1000/85 कॉमन ले लिया, 1/12 प्लस 1/18, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना 2.566 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा फिर टी एफ सोल्यूशन कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2.566 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो गया माइनस 2.566 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, an aqueous solution of a non-volatile solute, an aqueous solution of a non-volatile solute, an aqueous solution of a non-volatile solute boils at 100.17 degree Celsius. Boils at 100.17 degree Celsius. At what temperature the solution will freeze? At what temperature the solution will freeze? देखो डेल्टा टीवी कितना है भाई 100.17 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0.17 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ क्या है पूछा गया है। ठीक, तो देखो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक, डिवाइड कर दो,
ये आ जाएगा, मोलैरिटी तो सेम ही होगी, तो ये हो गया। ठीक, तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया भाई, इधर ले जाओ भाई, के एफ अपॉन के बी इंटू डेल्टा टी बी। वाटर का मैंने आपको बोला के एफ कितना होता है 1.86, के बी कितना होता है 0.52 और ये कितना है 0.17। ठीक, सॉल्व करो, ये आ गया 0.616 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.616 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 0.616 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज how many grams of sucrose should be dissolved in, how many grams of sucrose should be dissolved in 100 gram water in order to produce a solution, in order to produce solution having difference between boiling and freezing point equal to, having difference between boiling and freezing point equal to 105 डिग्री सेल्सियस। करो भाई इसको ट्राई। देखो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी क्या कह रहा है, टी बॉइलिंग माइनस टी फ्रीजिंग, ये भी किसका सॉल्यूशन का, ये भी किसका सॉल्यूशन का, इक्वल टू कितना है 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आप अगर आसान शब्दों में बोलूं तो भाई बोल सकता हूं कि 5 डिग्री का फर्क है। भाई 100 डिग्री तो पानी का होता ही है, तो फर्क किसका है 5 डिग्री का केवल। लेकिन चलो भाई ऑफिशियली लिख लेते हैं। भाई टीवी क्या होता है, टीवी नॉट प्लस डेल्टा टीवी। टीएफ क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। इसको ओपन कर दो तो ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीवी माइनस ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस डेल्टा टीएफ इक्वल टू 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये और ये हट गया तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीवी प्लस डेल्टा टीएफ इक्वल टू 105 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही सोच सकते थे, हमें इतना ये सब बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सोचना चाहो तो बस ठीक है। अब देखो, अब डेल्टा टीवी क्या होगा, के बी इंटू एम के एफ इंटू एम इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो एम कॉमन ले लो, के बी प्लस के एफ इज इक्वल टू 5।
मोलैलिटी क्या होगी भाई, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, सुक्रोज का कितना होता है भाई 342 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 इंटू 1000 इंटू केवी कितना है 0.52 प्लस 1.86 इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो मेरे पास आंसर है डब्ल्यू आता है 72.16 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। If the boiling point of an aqueous solution, if the boiling point of an aqueous solution containing, if the boiling point of an aqueous solution containing non-volatile solution is 100.15 degree Celsius, what is its freezing point? Given LF and LV of water are 80 calorie per gram and 540 calorie per gram respectively. ट्राई करिए। तो देखो इस बार LF LV दिया है, अब ये क्या होता है KV इंटू M। ठीक, डेल्टा TF क्या होगा KF इंटू M, यानी हमें LF और LV दिया है, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा जो आपको सिखाया था, RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV, M से M कट गया, तो ये कितना आ गया KB अपॉन KF। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो डेल्टा TF कितना हो गया डेल्टा TB इंटू KF अपॉन KB। अब KF कितना था बताओ, RTB0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV अपॉन सॉरी कि F है ना, F होगा यहाँ F, और ये क्या होगा RTB0 स्क्वायर अपॉन 1000, LF की जगह क्या होगा वेपराइजेशन, R और 1000 कट गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया T फ्रीजिंग स्क्वायर T बॉइलिंग का स्क्वायर इंटू ये LV अपॉन LF। ठीक है, तो ये रख दो डेल्टा टीवी कितना है भाई, डेल्टा टीवी है 0.15, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273, बॉइलिंग पॉइंट 373, एलवी कितना है 540 अपॉन ये कितना 80। दिस इज योर आंसर। ठीक, ये मेडिकल के लिए टफ है, चाहो तो लिख लो टफ फॉर नीट। मेडिकल में ऐसा नहीं आना चाहिए।
क्वेश्चन 87 वेरी इंपॉर्टेंट. Arrange the following solution in order of vapor pressure of solution, boiling point and freezing point. तीनों चीजें करो. अब देखो, पहला भाई फाइनल वेपर प्रेशर याद करो ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के. और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के. तो मोलैलिटी किसकी ज़्यादा है भाई? यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज. ठीक. तो फाइनल वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? ये उल्टा हो जाएगा. ठीक. अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीवी. यानी ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा. बोलो भाई, है कि नहीं? ये जितना ज़्यादा होगा ये भी उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक. तो डेल्टा टीवी किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के. तो वो किसकी ज़्यादा है? यूरिया की. फिर सुक्रोज, फिर ग्लूकोज. तो फाइनल वेपर प्रेशर फाइनल बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा भाई? यूरिया का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का. और तुम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. तो ये देखो, वेपर प्रेशर इस ऑर्डर में है और बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में है. उल्टा है. ठीक. अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का. तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या होता है? TF नॉट माइनस डेल्टा TF. ध्यान देना, यहां पर क्या आ जाता है? माइनस. यानी ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कम होगा. ध्यान रखना, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कम होगा. तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. तो फिर वही बात है, किसकी ज़्यादा है? यूरिया की, सुक्रोज की, ग्लूकोज की. ठीक है. तो भाई TF उल्टा हो जाएगा, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. सबको 1 1 1 1 कर दो. सॉरी, ये डी होगा सेम, ऑल सेम, पिछले वाले में भी. अब बताओ 88. तो भाई लिख लो, तीनों में सब कुछ क्या होगा? सेम. क्यों?
क्योंकि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख लो, सिंस ऑल दीज थ्री आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। लिख लो, इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सेम हो गया। अब देखो, अब फिर से तीनों चीजें बतानी है। 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% यूरिया। बताओ भाई। देखो, और डी ऑप्शन हो जाएगा सेम। जब परसेंटेज में दिया तो सेम तो होगा नहीं। याद करो, 100 ग्राम सोल्यूशन मानोगे तो ये 1 ग्राम हो जाएगा, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 1/180। सुक्रोज का हो जाएगा 1/342। यूरिया का हो जाएगा 1/60। इतने मोल्स हो जाएंगे। तो बस फिर वही बात है कि मोलैलिटी या फिर XB किसकी ज़्यादा होगी? भाई यूरिया की ज़्यादा है, उसके बाद ग्लूकोज की है, उसके बाद किसकी है? सुक्रोज की। यूरिया, ग्लूकोज, फिर सुक्रोज। ठीक, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो भाई फिर से वही बातें लिख लेंगे। ये देखो, the final vapor pressure of solution इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? XB के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोलैलिटी के। तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी भाई? ये ऑर्डर है तो मोलैलिटी का उल्टा लिख दो, तो यूरिया, ग्लूकोज, और ये क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ठीक है, ठीक। अब देखो फिर वही बात, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TB। तो ये ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। ठीक है, और डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के। तो डेल्टा TB किसका ज़्यादा है भाई? मोलैलिटी, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा होगा? सेम। इसके देखो उल्टा आएगा। ठीक है, इसी तरह देखो, फ्रीजिंग पॉइंट TF0 माइनस डेल्टा TF। तो ये क्या है? कम। ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। तो भाई मोलैलिटी का ऑर्डर ये है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, तो TF क्या हो जाएगा भाई? फाइनल उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन जो थे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आने को जेई में भी आ सकते हैं, लेकिन ये नीट की स्टाइल है।
अब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और आने को कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। Question: Why is camphor preferred for measuring? Why is camphor preferred? मतलब camphor, why is camphor preferred as a solvent? Why is camphor preferred as a solvent for measuring the molecular weight of naphthalene by cryoscopic method? क्रायो मतलब होता है ठंडा, बहुत ठंडा, यानी इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। याद करो, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप नहीं बता पाओगे, तो इसको क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार बस। याद करिए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकल यूज क्या होता था, यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पूछ रहा है कि भाई कैम्फर को ही क्यों इतना ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर ये है कि जिसका केएफ, सॉल्वेंट का केएफ ज्यादा, तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो खुद सोचो, तुम्हारे लिए ये मेजर करना ज्यादा आसान है कि ये लंबी लाइन, ये छोटा सा डॉट, किसकी लेंथ तुम ज्यादा इजीली मेजर कर लोगे, भाई बड़ी लाइन की। और जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसमें एरर के चांस उतने ही कम होते हैं, ये ध्यान रखना। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसमें एरर के चांस उतने ही कम होते हैं, इसलिए डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होगा, मेजरमेंट उतना ही क्या होगा, आसान, ठीक है। तो इसीलिए ये लिख लो, फिर लिखो कि ग्रेटर द केएफ, greater the kf, greater the kf, more suitable is the solvent, greater the kf, more suitable is the solvent for molecular weight determination। ठीक। अब केएफ किसके प्रोपोर्शनल होता था भाई, याद करो, टीएफ स्क्वायर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डेल्टा एचएफ, ठीक। तो केएफ कब ज्यादा होगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा और डेल्टा एचएफ स्मॉल होगा। तो ये भी आप सोच सकते हैं भाई कि केएफ कब ज्यादा होगा, चाहो तो लिख लो केएफ कब ज्यादा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो लिख लो कि कैम्फर हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ केएफ, कैम्फर हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ
camphor has very high value of Kf. Hence, it causes a large amount of depression. It causes a large amount of depression in freezing point of solution with a very small amount of solute. ठीक है, अब कैम्फर का KF होता है 39.8, खुद सोचो, और वाटर का कितना था 1.86, तो ये क्या है, वेरी हाई। ठीक, पता नहीं मैंने सेंटेंस पूरा बोला कि नहीं, मैं फिर से बोल देता हूं। कैम्फर हैज वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ KF, देयरफॉर इट कॉजेज large amount of depression in freezing point of solution with very small amount of solute। ठीक है, ये सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 91 ये भी बोर्ड का है। अब आप कभी बहुत ठंडी जगह जाएं, बहुत ठंडी मतलब जैसे लेह लद्दाख, जहाँ टेम्परेचर -10 -20 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, -10 -8, या स्विट्जरलैंड जाएं या इस तरीके के पहाड़ों पे जाएं जहाँ भयानक ठंड होती है, तो वहाँ पर क्या करता है, जो कार का रेडिएटर है उसमें वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल भी डाल लेते हैं। ऐसा क्यों? अभी मैं लिखवा रहा हूँ, पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि वहाँ जो कार का रेडिएटर है उसमें वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल भी डलवा लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों? तो लिखो, वाई इट इज एडवाइज टू ऐड ethylene glycol to water? Why it is advised to add ethylene glycol in water? Ethylene glycol to water in car radiator while driving in hill station. While driving in hill station। अब बताओ ऐसा क्यों? भाई कार का रेडिएटर क्या करता है, पानी के थ्रू हीट निकालता है, तो पानी पानी के फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन सोच के देखो पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, कार काम ही नहीं करेगी। सोच के देखो भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस पे या -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस पे हिल स्टेशन पे जो होता है, वहाँ आपका कार का रेडिएटर ही काम नहीं करेगा, तो कार ही काम नहीं करेगी, फिर आप बताइए क्या करेंगे? तो इसीलिए क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है? इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो ये क्या करता है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक, तो ये क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा तो क्या होगा, -5 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर फ्रीज नहीं होगा। सपोज -5 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर फ्रीज नहीं होगा।
ठीक है, तो पहले ऐसे लिख लो, फिर लिखो इंग्लिश। इसीलिए इथाइलिन ग्लाइकोल को क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीज। कॉमन बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीज। तो लिखो इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन ethylene glycol solution is used as anti-freeze solution as it lowers the freezing point of solution and therefore it does not freeze in hill station. It is known as antifreeze. Because it delays freezing. It is known as antifreeze because it delays freezing. क्वेश्चन के 3 फॉर्म है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 फॉर्म है, तो तीनों फॉर्म में पहले तो क्वेश्चन लिखिए। पहला फॉर्म, व्हाट इज डी-आइसिंग एजेंट? व्हाट इज डी-आइसिंग एजेंट एंड हाउ डज इट वर्क? What is de-icing agent and how does it work? या फिर अगला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन एक ही है, फॉर्म अलग है कि NaCl and CaCl2 is used to clear snow. NaCl and CaCl2 is used to clear snow from the road. एक्सप्लेन वाई। भाई जहाँ रोड पर बर्फ जम जाती है वहां पर NaCl और CaCl2 छिड़कते हैं, उससे बर्फ पिघल जाती है, ऐसा क्यों? अगला क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन है कि वाई इन हिल स्टेशन NaCl एंड CaCl2 is sprinkled on road. ठीक, तो देखो डी आइसिंग एजेंट क्या है? यही चीज है कि आइस जम गई उसको हटा रहे हैं, और भाई NaCl और CaCl2 इसको क्लियर कराते हैं स्नो इससे। क्यों? क्योंकि ये, अब वही बात है, ये डालोगे, ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो ये क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट और कम कर देंगे। तो मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये नहीं डालोगे तो पानी का फ्रीजिंग है 0 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ जमी रहेगी। लेकिन इसको डालोगे तो मान लो अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगी? बर्फ पिघल जाएगी। देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड the freezing point of a liquid decreases on addition of non-volatile solute. Freezing point of a liquid decreases on addition of non-volatile solute. Hence, NaCl and CaCl2. Hence, NaCl and CaCl2 lowers the freezing point of water, lowers the
freezing point of water to such an extent that it cannot freeze to form ice. Thus, ice melts off easily at the prevailing atmospheric temperature. देखिए, अब जो भी बच्चे नीट वाले हैं या फिर जो भी बच्चे MST CET वाले हैं वो यहीं पर वीडियो समाप्त कर देंगे, उनका हो गया। सर जो जेई मेंस वाले हैं उन्हें देखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो मेंस और एडवांस दोनों में ही आ सकता है। मतलब मेंस में आया तो मेंस का टफ क्वेश्चन होगा, एडवांस में आया तो वो एडवांस का इजी क्वेश्चन बना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीट वाले MST CET वाले वीडियो बंद कर दें, उनका ये टॉपिक खत्म। और जेई मेंस वाले और एडवांस वालों को अब मैं आगे कराने जा रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे फिर से 1 डाल रहा हूँ। ठीक है, लिखिए 2 एलिमेंट्स। और नीट को देखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ है, कोई फायदा नहीं होगा। कई बार मैं नीट को बोल देता हूँ ना भाई चाहो तो देख लो, लेकिन यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि बंद कर दो भाई। 2 एलिमेंट्स, अगर क्लास होती, क्लास में होते तो ये मैं नहीं कराता आपको, बस यहीं तक कराता, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर देता। 2 एलिमेंट्स A and B, two elements A and B form a compound having molecular formula AB2 and AB4. ठीक, if AB2 is dissolved in 20 gram benzene, if AB2 is dissolved in 20 gram benzene, if 1 gram AB2 is dissolved in 20 gram benzene, freezing point decreases by 2.3 Kelvin. Freezing point of benzene decreases by 2.3 Kelvin, while 1 gram AB4 decreases the freezing point of decreases the freezing point of decreases the freezing point of benzene by 1.3 Kelvin. Calculate the atomic weight of A and B if Kf for benzene is 5.1 Kelvin per molal. करिए भाई। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ A+2B, इसका मान लो A, इसका मान लो B, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ A+4B।
ठीक ठीक है भाई। तो अब देखो, तो भाई पहले वाले में डेल्टा टी एफ AB2 इज इक्वल टू के एफ एम आई, सॉरी के एफ इंटू एम, तो के एफ इंटू एम, एम कितना होगा 1 ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन इसका, सॉरी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इसका क्या होगा A+2B अपॉन 20 इंटू 1000। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इसका कितना दिया है 2.3 इज इक्वल टू के एफ कितना दिया है 5.1 इंटू ये कितना हो गया 50 इंटू 50 अपॉन A+2B। एक ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह AB4 के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो के एफ इंटू 1 ग्राम अपॉन A+4B इंटू 1000 अपॉन 20। ये एफ रख दो, दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, in cold climate water gets frozen. In cold climate water gets frozen, causing damage to the radiator of a car. Causing damage to the radiator of a car. Ethylene glycol is used as an anti-freezing agent. Ethylene glycol is used as an anti-freezing agent. Calculate amount of ethylene glycol. Calculate amount of ethylene glycol to be added to 2 kg of water to prevent it from freezing at -8 degrees Celsius. 2 kg of water to prevent it at freezing at -8 degrees Celsius. Kf for water is 1.8. पढ़ो सवाल को ढंग से, देखो क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि भाई वही बात कह रहा है जो अभी बताई थी कि कार का रेडिएटर जम जाता है तो इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते हैं। तो पूछ रहा कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डाले 2 kg पानी में जिससे कि -8 डिग्री सेल्सियस पे भी वो ना जमे। भाई सिंपल सी बात है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो 8 इज इक्वल टू 1.8 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगा भाई, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये,
इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 30 + 32 62 अपॉन 2 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बस आ गया वेट। तो ये कितना हो गया भाई? वेट इज इक्वल टू 8 × 2 × 62 अपॉन ये ग्राम में आ गया। बस खत्म। ये तो खैर मुझे मेडिकल वालों को भी करवा देना चाहिए था। ठीक है, ये क्या होता है भाई? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए टाइप जो कि टफ है और एडवांस में आ चुका है। ठीक है, अब ये मेंस में भी आ सकता है। हेडिंग डालो, टाइप क्या है इसका। ये सवाल का टाइप समझिए, फिर इसको करेंगे कि एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी क्या? वाटर। एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट separates out as ice. Excess of solvent separates out as ice on cooling. अब क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट वुड सेपरेट आउट ऑन कूलिंग a solution on cooling a solution comma which contains 20 gram of ethylene glycol, which contains 50 gram of ethylene glycol in 200 gram water. ठीक है, full stop. The solution is being cooled to -9.3 degree Celsius. The solution is being cooled to -9.3 degree Celsius. देखो इस सवालों में होता क्या है, पहले क्या था, मान लो भाई वाटर इतना था, ठीक, तो जब हम इसको कूल करेंगे, आइस बनाएंगे, तो कुछ वाटर जम जाएगा और कुछ वाटर रह जाएगा। ठीक है, ये वाटर प्लस ये वाटर मिला के 200 है। तो हम केवल ये निकालेंगे कि अगर -9.3 डिग्री सेल्सियस होता तो उसमें कितना वाटर होता। अगर टेम्परेचर हमें -9.3 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो कितना वाटर होता, और उससे 200 माइनस कर देंगे। लिखो, फिर समझ में आएगा। वी हैव टू कैलकुलेट, करोगे तभी समझ में आएगा। वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ वाटर in which given mass of solute will dissolve, the rest of water will freeze out as ice. ठीक है, तो कुछ वाटर जो सॉल्यूशन में नहीं होगा आइस बन जाएगी। अब ये मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, या इसको ऐसे मानो कि ये सॉल्यूशन है और थोड़ा सा इसमें क्या बन गई है, ये आइस बन गई है। तो ये वाटर प्लस आइस मिला के कितना है, 200 ग्राम, ठीक, और ये है प्योर आइस और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सॉल्यूशन का वेट निकालना है, सॉल्यूशन में वाटर का वेट। तो देखो हम क्या बोलेंगे,
इसको करते कैसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना है 9.3, के एफ कितना है वाटर का 1.86, मोलैलिटी कितनी होगी भाई, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट इथाइलिन ग्लाइकोल का अभी हमने देखा था 62, अपॉन वेट ऑफ वाटर इन केजी। तो अगर ग्राम में है तो इनटू क्या करोगे 1000, तो वेट ऑफ वाटर इन ग्राम कितना हो गया 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन 62 इंटू 9.3। ठीक, 1.86 होता है यार 1.82 होता है वाटर का, देख लेना वाटर का के एफ कितना होता था यार, वन 1.86 ही होता था शायद, 1.86 ही होता था। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 161.3 ग्राम। यानी इस सॉल्यूशन में वाटर कितना है 161.3, तो आइस कितनी हो गई, तो हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट सेपरेटेड एज आइस, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 161.3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 38.7 ग्राम। इतना वाटर सेपरेट हो गया आइस की तरह। तो ये वाला जो टाइप है इसको ऐसे करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और, आप एक क्वेश्चन अपने मन से करिए। 1000 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर aqueous glucose solution, 1000 ग्राम ऑफ 1 molar aqueous glucose solution is cooled and maintained at minus 3.53 degree Celsius. Find out how much ice will separate out find out how much ice will separate out for this temperature. Given kf of water is 1.86. अब देखो भाई, ये बड़ा ही आसान है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ क्या है 1.86, मोलैलिटी क्या होगी वेट ऑफ सुक्रोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 342 अपॉन वेट ऑफ वाटर यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो बेसिकली अब हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ये दोनों तो दिए नहीं है। ठीक है ना, डेल्टा टी एफ सॉरी ये हम निकल आएगा हमारा, ये तो हमें फाइनली निकालना है, लेकिन शुरुआत वाला भी नहीं दिया है इसमें, समझो ये कितना दिया है 3.53। ठीक, इसमें तो शुरुआत वाला ही नहीं दिया है। तो अब देखो
1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई 1 मोल सुक्रोज है इन, अगर हम क्या ले लें 1000 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 1000 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा 1 मोल सुक्रोज, और 1 मोल का वेट कितना होता है 342 ग्राम। तो 342 ग्राम ये है, तो वाटर कितना होगा भाई 1000 माइनस 342 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 658 ग्राम वाटर। ठीक, तो 342 ग्राम क्या है सुक्रोज और 658 ग्राम क्या है वाटर। ठीक है, तो ये है। ठीक, अब देख लो, तो शुरू में इतना पानी था, ठीक, अब कितना है ये हम निकाल लेते हैं। तो अब देखो 3.53 इज इक्वल टू 1.86 इंटू, शुरू में कितना था भाई 1 मोलर है, तो शुरू में कितना था 342 है कि नहीं? नहीं, शुरू में दिया 1000 ग्राम सॉल्यूशन था, थाउजेंड ग्राम सॉल्यूशन, तो 1 मोलर दिया है। नहीं, ये गलत लिखा मैंने, ये देखिए गलत है। ये क्यों गलत है देखिए, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, समझिए। 1 मोलर सॉल्यूशन क्या का मतलब क्या हुई, मैंने गलत किया है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ समझिएगा, 1 मोल सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर, यही तो हुई डेफिनेशन। यानी कि 342 ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर, यानी कि अगर 1342 ग्राम क्या है सॉल्यूशन, तो 1342 ग्राम सॉल्यूशन में 342 ग्राम क्या है सुक्रोज। ठीक, और सॉल्यूशन कितना था 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में सुक्रोज कितना था, इतना। ठीक है, ये हुआ 255 ग्राम। और इसी तरह 1000 ग्राम सॉल्यूशन में वाटर कितना है, भाई 1000 ग्राम वाटर था, तो वाटर यहां पे कितना था 658। ठीक, तो वाटर हो गया यहां पे 745 ग्राम। यानी इनिशियली, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 255 ग्राम क्या था सुक्रोज, और 745 ग्राम क्या था वाटर। ठीक है, समझिए। ये देखिए मैंने कहाँ गलती की थी, और सॉल्यूशन दिया था 1000 ग्राम, तो मैंने सबको 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया। भाई ये जो आया 658 नहीं, यहां मैं क्या लिखूंगा 1000, क्योंकि भाई 1000 ग्राम वाटर था ना शुरू में, और ये था, अगर 1342 ग्राम सॉल्यूशन होता तो 342 ये होता और ये इतना होता।
ठीक, अब देखो तो अब हम क्या बोलेंगे भाई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ कितना है 3.53 इज इक्वल टू के एफ, वेट सुक्रोज का 255/242 अपॉन वेट ऑफ वाटर इन ग्राम इंटू 1000, ये निकालना है। तो ये वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 395 ग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ वाटर सेपरेटेड इज इक्वल टू, शुरू में कितना था 745 ग्राम माइनस 395 ग्राम इज इक्वल टू 350 ग्राम। ठीक, देखिए ठीक है। अब देखिए अभी तक टाइप किया था सॉल्वेंट सेपरेट हो रहा था, अब टाइप देखो सॉल्यूट विल सेपरेट। अभी तक सॉल्वेंट सेपरेट हो रहा था, अब क्या सेपरेट होगा, सॉल्यूट। ठीक है, उसमें सेपरेट हो रहा था सॉल्वेंट, अब हम सेपरेट करेंगे सॉल्यूट। लिखो अ 10 m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, a 10 m solution of urea is cooled to minus 13 degree Celsius. What amount of urea will separate out if mass of solution is taken as 100 gram? If mass of solution is taken as 100 gram. देखिए सवाल सेम है, जैसे अभी तक हम ये वेट ऑफ वाटर निकाल रहे थे फाइनल, ये चेंज हो रहा था। ठीक है, सॉल्यूट तो उतना ही रहता था, सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा था। इस बार क्या सॉल्यूट चेंज हो रहा है, सॉल्वेंट उतना ही रहेगा। लिखो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में, लास्ट टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखो जिसमें सॉल्वेंट एक्सेस में था, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में ब्रैकेट में लिखो जिसमें सॉल्वेंट एक्सेस में था, ब्रैकेट क्लोज। लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में ब्रैकेट जिसमें सॉल्वेंट एक्सेस में था, ब्रैकेट क्लोज, उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज हो रहा था लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा था। उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज हो रहा था लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए उसमें हम फाइनली वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते थे, इसीलिए हम उसमें फाइनली वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते थे। ठीक, फिर लाइन चेंज करके लिखो कि
इस वाले टाइप में लिखो, अब जो टाइप कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट एक्सेस में है, तो सॉल्यूट सेपरेट होगा, ब्रैकेट में लिखो कैसे पता, लिखो कैसे पता, उसके आगे लिख लो गिवन इन क्वेश्चन। कैसे पता, लिख लो गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखवा रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्यूट एक्सेस में है तो सॉल्वेंट का वेट चेंज नहीं होगा, लेकिन मोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि सॉल्यूट कम हो रहा है। तो बस देखो भाई, लेट वेट ऑफ यूरिया इन न्यू सॉल्यूशन इज W, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या बोलोगे, KF इंटू M। ठीक है, डेल्टा TF कितना 13, KF कितना है भाई 1.86, इंटू मोलैलिटी क्या होगी भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पहले कितना था, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन था 10m सॉल्यूशन था पहले, तो पहले में देखना पड़ेगा, चलो पहले यही निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं 10m सॉल्यूशन में क्या क्या था। 10m सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 kg वाटर में 1 kg वाटर में 10 मोल्स यूरिया के, यानी 600 ग्राम यूरिया। इसका मतलब 1600 ग्राम सॉल्यूशन था पहले। ठीक है, 1600 ग्राम सॉल्यूशन था, ये इसको और देखो आसान तरीके से करना, और आसान तरीके से करते हैं, रुको देखो, हमें इनिशियल वेट ऑफ यूरिया निकालना है। ठीक है, हमें इनिशियल वेट ऑफ यूरिया और वाटर निकालना है। पहले हमें ये निकालना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना वाटर कितना यूरिया, तो मान लो W ग्राम यूरिया है तो वाटर कितना हो गया 100 माइनस W, तो मोलैलिटी क्या होगी भाई, वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया अपॉन 100 माइनस W वेट ऑफ वाटर इंटू 1000। मोलैलिटी कितनी थी 10, तो 10 इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया W अपॉन 60 इंटू 100 माइनस W इंटू 1000। ये कट गया, ये कट गया, तो 6 टाइम 100 माइनस W इज इक्वल टू 10W, तो 600 माइनस 6W इज इक्वल टू 10W, तो 16W इज इक्वल टू 600, तो W इज इक्वल टू 1600 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आ जाता है, कैलकुलेट करोगे तो 1600 नहीं सॉरी 600 अपॉन 6, तो 300 ही नहीं, ये 16 है सॉरी, 600 अपॉन 16, तो 2 300 और 2 से 8 4 150 2 75 37.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली
क्या था, 100 ग्राम सोल्यूशन में 37.5 ग्राम क्या थी, यूरिया, और क्या बोलते हैं 100 माइनस 37.5, ये कितना हुआ 63.5 ग्राम, 62.5 ग्राम वाटर था। ठीक, तो ये तो चेंज होगा नहीं। अब देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ है 13, के एफ है 1.86, मोलैलिटी कितनी होगी, वेट ऑफ यूरिया, ये भाई ये तो रहेगा नहीं, चेंज होगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये चेंज नहीं होगा, 62.5 इंटू 1000, तो वेट ऑफ यूरिया इससे आ जाएगा आपका 26.25। तो पहले इतना था, अब कम है, तो वेट ऑफ यूरिया सेपरेटेड इज इक्वल टू 37.5 माइनस 26.25 इज इक्वल टू 11.25 ग्राम। खत्म। ठीक है भाई, अब हम अगला करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।